नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आरपीएससी ने अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले सेकंड ग्रेड इंग्लिश का जो सिलेबस है वो नया जारी कर दिया है। पहले के सिलेबस में जो पहले जो वैकेंसीज़ आ रही थी उसमें जो सिलेबस दिया जा रहा था उसमें और अब वाले सिलेबस में काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं और ये अच्छे चेंजेस हैं। ठीक है? तो इनके लिए डरने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। आइए देखते हैं क्या-क्या चेंजेस इस बार आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सेकंड पेपर में किए हैं। सबसे पहले है पार्ट 1 एज़ यूजुअल। इन्होंने जो पार्ट 1 दिया है, इसका जो लेवल है वो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड को रखा गया है। यानी कि 10वीं और 12वीं के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें इसमें चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले देते हैं इन्होंने ग्रामर एंड यूजेस। ग्रामर एंड यूजेस में इन्होंने बहुत अच्छे से वेल डिफाइन करके इस बार सिलेबस को दिया है। हर एक टॉपिक पर सेपरेट फोकस डाला गया है कि हाँ, आपको इतना ही पढ़ना है और इसमें से ही पढ़ना है। सबसे पहले दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो पहले की वैकेंसीज में सीधा दिया जाता था, नेम लिख दिया जाता था और कभी मेंशन नहीं किया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन इस बार वो दिया गया है, यानी कि आपको इसमें नाउन पढ़ना है, वर्ब्स पढ़ने हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है। ठीक है? नाउन का टॉपिक हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करवा ही रहे हैं, जिसमें हमने नाउन करवा दिया है, नाउन्स नंबर्स करवा दिए हैं और नाउन जेंडर करवा दिया है। ठीक है? फिर अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। अभी तक हम आर्टिकल को डिटर्मिनर के साथ एक इंटीग्रेटेड टॉपिक के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने आरपीएससी ने आर्टिकल को भी पूरी तरह से डिफाइन किया है कि आपको आर्टिकल भी पढ़ने हैं एक अलग तरीके से। यानी कि डिटर्मिनर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन आर्टिकल्स को भी आपको इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है? फिर आता है हमारा टेंस। टेंस तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी आरपीएससी का एग्ज़ाम या किसी भी तरह के स्टेट एग्ज़ाम भी देते हैं, अदर स्टेट एग्ज़ाम भी देते हैं, तो उसमें भी टेंस तो आते ही हैं। तो टेंस तो एक यूनिवर्सल टॉपिक की तरह आपको हर ग्रामर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। फिर है प्रेपोज़िशंस। प्रेपोज़िशन भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये मोस्ट कन्फ्यूज़िंग टॉपिक हो जाता है। इसमें ना करते भी अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो हम इसमें ज़रूर कन्फ्यूज़ होते हैं। रूल्स के बारे में अच्छे से पता होना और इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस से ही हम इस पे कमांड कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट कन्फ्यूज़िंग टॉपिक हो जाता है, जो छोटी-छोटी गलतियों से हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस है उसको रिड्यूस कर देता है। फिर है मॉडल ऑक्सिलरीज़। मॉडल ऑक्सिलरीज़ एक अच्छा टॉपिक है और पहले भी इसको हम इतना ज़्यादा उसमें नहीं दिया हुआ था, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ था, लेकिन जब हम इसको पैसिव करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो इनिशियली हमें उसके बीच में इसको पढ़ना पड़ता था। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स जब चेंज होती हैं, तो उसमें हमें इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता था इंटीग्रेटेड फॉर्म में। अब यहाँ पर सेपरेटली इस टॉपिक को दे दिया गया है। पहले ये ऑक्सिलरीज़ का ही पार्ट था, अब इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज़ अलग से डिफ़ाइन कर दिया गया है। फिर है डिग्री ऑफ कंपैरिज़न। फिर यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिज़न दिया गया है, ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री इसमें हालाँकि मेंशन नहीं की है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री ही इनिशियल सेंटेंस होती है, इसी के बाद ही तो हम पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव डिग्री में चेंजेस करते हैं। फिर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक बेस है किसी भी सेंटेंस मेकिंग को, सेंटेंस की फॉर्मेशन को समझने के लिए। फिर है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसे ईज़िली हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, इसमें कोई क्लोज़ है, कोई फ्रेज़ है या किसी कोऑर्डिनेशन से बने हैं, इसमें कंपाउंड फॉर्म्स कौन-सी दी गई हैं जो इस सेंटेंस को हमें आइडेंटिफ़ाई करती हैं या को किस ऐसे तरीके से इसको बनाया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन करती हैं। फिर है कंडीशनल सेंटेंस, ये बहुत ईज़ी टॉपिक है। हम 10th के अकॉर्डिंग या सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ईज़ी है। इसे हम आराम से इसमें अपनी कमांड बना सकते हैं, कोई इसे दिक्कत नहीं होती है।
फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है। एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, और इसी तरह से एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसी के बीच में ही दे दिए गए हैं, और ये अच्छे टॉपिक हैं। फिर है फ्रेजल वर्ब, ये हमें याद ही करनी होती है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पीवाईक्यूज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे आपको एक बेस पता लग जाता है कि किस तरह से फ्रेजल वर्ब पूछी जाती हैं, क्योंकि इसके कोई रूल्स नहीं होते हैं याद करने के लिए, इसको आपको सिर्फ याद ही करना पड़ता है। तो आपको डे टू डे लाइफ में जो ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसमें हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, या हम जनरल इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो फ्रेजल वर्ब कॉमनली हम यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और पीवाईक्यूज पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हर हाल में करने चाहिए, वो हमें स्किप नहीं करने चाहिए, सॉरी। फिर है प्रोवर्ब, इडियम एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, ये बहुत इजी है। इनको जनरल आप कोई भी एक सिंपल सी बुक भी लेंगे तो आप इसमें काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर कमांड कर सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। फिर है नया जो टॉपिक जोड़ा गया है इस बार, वो ये है वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड एंड कंफ्यूज। ऐसे वर्ड्स जिसको हम ऑफन मिसस्पेल्ड कर देते हैं, यानी छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। ये कोई ऐसी स्पेलिंग्स जिसकी प्रोनंसिएशन सेम होती है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो अलग-अलग होता जाता है। तो वो वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कन्फ्यूज्ड वर्ड्स होते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक ऐड किया है आरपीएससी ने। इसके बाद है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये तो देखो जितनी ज़्यादा हमारी अच्छी वोकैब्युलरी होगी, हम उतना ही इन चीज़ों के ऊपर अपनी कमांड कर सकते हैं। तो ये आपको ईज़िली सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अवेलेबल करवाई जाएँगी। आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है, उसके पहले हमने हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर दिया था। तो अभी धीरे-धीरे हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल धीरे-धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर है फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हमें, क्योंकि हमारी ये रिसीव्ड प्रोनंसिएशन है, इंग्लिश हमारी खुद की नेटिव लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट थिंग। तो ये फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो हमारे यहाँ पर एक अडॉप्ट किया गया है, हमें ब्रिटिश कल्चर से मिला है, ब्रिटिश से हमने इसे अडॉप्ट किया है। तो हमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए कि हम इसकी प्रोनंसिएशन एक्चुअल में कैसे होती है, कैसे वर्ड को फ़ॉर्म किया जाता है, वो सब इस टॉपिक में हमें अच्छे से करवाया जाता है, ठीक है? और फिर है हमारा सेकंड पार्ट, ये है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आप 3 साल जिस सब्जेक्ट को इतनी शिद्दत से पढ़ते हैं, उसके बारे में आपका नॉलेज यहाँ पर चेक किया जाएगा। वो हम इसमें देखने वाले हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न हम ईज़िली अच्छे से समझते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, किन-किन चीज़ों से मिलकर हमारे ये सेंटेंस फॉर्मेशन होती हैं। इसी तरह से क्लोज़ एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका, ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न का ही एक पार्ट होता है, जिसे हम स्पोका या स्वोका भी बोलते हैं, है ना? तो ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, हमारी इंग्लिश को बहुत आसान बना देते हैं, इसको समझना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, जब ये टॉपिक समझ में आ जाते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, तो उसके बाद में ये टॉपिक बहुत आसान हो जाते हैं। एक बीच में टॉपिक हमने छोड़ दिया, फ्रेज़ एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम। एमएचएम क्या है? ये ईज़ीएस्ट टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ़ क्या चीज़ें पहचाननी है कि हर सेंटेंस में आपका हेड वर्ड कौन-सा है, ठीक है? और उसके बाद मॉडिफ़ायर कौन-सा है। अगर कोई हेड वर्ड के पहले मॉडिफ़ायर आता है, तो वो प्री मॉडिफ़ायर हो जाता है, और अगर किसी सेंटेंस में हेड वर्ड के यानी नाउन के बाद अगर कोई मॉडिफ़ायर आता है, तो वो पोस्ट मॉडिफ़ायर हो जाता है। प्री मॉडिफ़ायर एंड पोस्ट मॉडिफ़ायर। तो ये बहुत ईज़ी टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाता है, ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात है ही नहीं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड वोकैब्युलरी, देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो होना ही चाहिए, अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस मेकिंग, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमें इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना ज़्यादा हम इंग्लिश को डे टू डे
अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारी वोकैब्युलरी अपने आप एनहांस होती जाती है। और फिर एक नया टॉपिक जो डाला गया है वो है पोएट्री एप्रिसिएशन। पोएट्री एप्रिसिएशन यानी जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके 4-5 क्वेश्चन हो जाएँगे कि सूटेबल टाइटल कौन-सा है, इस वर्ड का सिनोनिम को क्या है, इस वर्ड का एंटोनिम क्या है, या मिसस्पेल्ड अगर कोई वर्ड इसमें डाल दिया है, या कोई फिल इन द ब्लैंक डाल दिया है। इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ें इसमें डाल दिया जाएगा और उसी तरह से पोएट्री एप्रिसिएशन होगा। अच्छी है कि कोई ना कोई छोटी पोएम आपको दी जाएगी, अगेन उसका कोई सूटेबल टाइटल पूछ लिया जाएगा, उसकी थीम पूछ ली जाएगी कि पोएम की राइम स्कीम या उसकी थीम क्या है, या उसके अंदर कौन से ऐसे जो पोएटिक डिवाइसेज़ हैं वो यूज़ हुई हैं, उन सब के बारे में ये पोएट्री एप्रिसिएशन पूछा जाएगा। अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है, आरपीएससी ने जो डाला है। फिर है एन एक्वेंटेंस विद द लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस। हमें यहाँ पर लिटरेरी फॉर्म्स के साथ एक्वेंटेंस यानी हम उनके साथ कितने परिचित हैं, कितने अच्छे से हम इन साहित्यिक विधाओं को, जैसे हिंदी में हम छंद बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं, तो वही सारी चीज़ें हमारे इंग्लिश लिटरेचर में हैं। जैसे ओड ये एक संबोधन गीत होता है, एलेजी एक शोक गीत होता है, सोनट एक चतुष्पदी 14 लाइनों की कविता होती है, एपिक या मोक एपिक ये इस महाकाव्य होते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग का तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रॉबर्ट ब्राउनिंग है, जिसका हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई लास्ट डचेस, ये हमारा फर्स्ट ग्रेड में भी है ना। बैलेड्स बैलेड्स हम पढ़ते हैं, जैसे राइम ऑफ एंसियंट मैरिनर है ना, एसटी कॉलरेज का, ये बैलेड्स हैं। और इसके साथ साथ हमें अलिट्रेशन, हाइपरबोल, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सटायर, आयरनी, ओनोमेटोपोइया, ये सारी लिटरेरी फॉर्म्स है जिसके बारे में पहले कहीं पे भी नहीं बताया गया था। यानी कि जो प्रीवियस आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, उसमें इन टॉपिक्स के बारे में नहीं, कहीं डिटेलिंग नहीं दी गई थी। सिंपल एक लाइन में उनका बता दिया जाता था कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन पहली बार आरपीएससी ने अभी बहुत अच्छे से एक इनिशिएटिव जो लिया है कि हर एक टॉपिक को बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर दिया है कि आपको इतना ही पढ़ना है और इसी में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्योंकि लिटरेचर का कोई एक अंत तो है नहीं। हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको इसके डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप एमएच अब्राहम की, जो हमारे कॉलेजेस में लगाई जाती है डिग्री क्लासेस में, एमएच अब्राहम की इसको आप पढ़ें, तो आप इसमें अपना जो बेसिक है, यानी जो हमारी ये जो डिवाइसेस लिटरेरी दी गई हैं, फॉर्म्स जो दी गई हैं, इसको हम ईज़िली उसपे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ग्रामर पोर्शन के लिए मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले अगर एक बेस क्लियर करना है, तो आपको रेन एंड मार्टिन पढ़ना ही चाहिए। रेन एंड मार्टिन कोई बहुत टफ नहीं है। अ आप अपना पूरा बेस, काफ़ी हद तक ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो आप इससे क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपना एक बेस बना सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से मैं एक सजेशन आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं बुक्स को ही रेफ़र करती हूँ। और अगर और ज़्यादा अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है, हालाँकि उस बुक में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, जैसे ल्यूसेंट की एक बड़ी-सी बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारी एक्सरसाइज़ है, लेकिन उसमें कहीं इतने ज़्यादा रूल्स वाइड दे रखे हैं कि आप उसे पढ़ें, बट उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई मिस्टेक निकल आती है, तो वो आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल मेरा जो अगर मैं कहूँ, तो रेन एंड मार्टिन एक बेस को फ़ॉर्म करने में काफ़ी अच्छी बुक है। और लिटरेरी डिवाइसेज़ के लिए तो एमएच अब्राहम सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी पीरियड्स। अब ये टॉपिक एक अच्छा लगाया गया है इस बार। आरपीएससी ने जो लिटरेचर का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। ये मेजर लिटरेरी जो पीरियड्स हैं, इसमें हमें रिनेंसा, मेटाफिजिकल, रिनेंसा का पीरियड, मेटाफिजिकल पीरियड, जैकोबियन, नियोक्लासिकल एज, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, ये अच्छे टॉपिक्स हैं जो हमें इंग्लिश की जो शुरुआत से लेके अब तक हम जो जो वेरिएशन देखते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा-थोड़ा नॉलेज यहाँ से मिलता जाता है। और एक वैरायटी ऑफ लिटरेचर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि हर एक पीरियड में एक अलग तरीके का लिटरेचर लिखा जाता था, चाहे वो एंशिएंट लिटरेचर हो, चाहे वो मॉडर्न लिटरेचर हो।
वेरिएशंस बहुत थे। तो ये एक अगर आप इसको कहीं से भी रेफ़र करते हैं तो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक ही आप कंसीडर करें इसके लिए, चाहे कुछ भी है। ए.के. माहेश्वरी के नोट्स जो डिग्री क्लासेस में चलते हैं वो यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। ठीक है? अगर आपके पास मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सारी अलग-अलग ऐज के हिसाब से या अलग-अलग राइटर्स की बुक खरीद लें, ऐसा भी नहीं है। कोई भी एक गाइड अगर आप इसके लिए लेते हैं तो वो लें, नहीं तो आप यूट्यूब पर आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छा मैटर मिल सकता है, नहीं तो गूगल, विकिपीडिया इनके ऊपर आप सर्च करें, तो आपको लिटरेचर का बहुत अच्छा मैटर अवेलेबल हो सकता है। और हम हमारी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे कि लिटरेचर का जो मैटर है, जो रेलेवेंट है, या जितने भी क्वेश्चन हर एक टॉपिक से जो बनते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएँ। अब हम बात करते हैं एन एक्विटेंस विद द लिटरेरी मूवमेंट। ये लिटरेरी मूवमेंट पहले डायरेक्ट टॉप एक टॉपिक दिया गया था, इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया था कि इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है। लिटरेरी फॉर्म्स में या लिटरेरी मूवमेंट्स में ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था। इस बार आरपीएससी ने हर एक टॉपिक को सेपरेट इम्पोर्टेंस दिया है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। जैसे रोमांटिसिज्म है, गॉथिक पीरियड है, प्री रेफेलाइट मूवमेंट है, रियलिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें वर्ड्सवर्थ काफ़ी माहिर रहे हैं, है ना? सिंबोलिज्म, इसी तरह से हम आगे पढ़ते हैं मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये सारी चीज़ें लिटरेचर से रिलेटेड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाए। फिर है एन एक्विटेंस विद द 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स पोइट्स इन इंग्लिश। और यहाँ पर ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में दिया गया है। पहले तो क्या था कि एन एक्विटेंस विद मेजर इंडियन राइटर नाम से टॉपिक दे दिया जाता था कि उसमें जितने भी इंडियन राइटर्स रहे हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ता था। लेकिन इस बार इन्होंने आरपीएससी ने इतना अच्छा कर दिया है कि हमें सिर्फ इन्हीं इन्हीं जो राइटर्स हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं कि इनकी गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। जैसे मुल्क राजा आनंद है, आर के नारायण है, मालगुडी डेज़, स्वामी एंड फ्रेंड्स, है ना? और वेंडर ऑफ स्वीट्स ये भी लगता है। सरोजनी नायडू के बारे में, तोरू दत्त के बारे में, निज़िम एज़कील, रस्किन बॉन्ड, अरुण कोलातकर, इन सब के बारे में। और इनके अलावा हम देखते हैं कौन-कौन से नए राइटर इन्होंने ऐड कर दिए हैं। जैसे अनीता देसाई, शशि देशपांडे, कमला दास, जयंत महापात्रा, अमिताव घोष, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय। मंजू कपूर के तो आपने शायद, अगर आप में से कोई अगर टीवी सीरियल्स देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक इनका एक नोवेल आया था कस्टडी, जिसके ऊपर एक सीरियल स्टार प्लस पे आता था। कस्टडी से रिलेटेड बनाया गया था एकता कपूर के द्वारा, अ पार्ट ऑफ जोक। और इसके अलावा मैं आपको छोटी-छोटी रेफ़रेंस बता देती हूँ चलो। जैसे अरुण कोलातकर के बारे में हम लोग अभी अभी नाम देखा है। इन आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने इनका नाम पहली बार ही सुना होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो अरुण कोलातकर हैं, ये 1932 में इनका बर्थ हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। अरुण कोलातकर जो हैं, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है? और इसके इनकी जो एक फ़ेमस बुक जो है, वो है जेज़ुरी नेम से, जेज़ुरी, जेईजुरी। ये आई थी 1976 में। ठीक है? ये इनकी बहुत फ़ेमस बुक है जेज़ुरी। ठीक है? और इसके अलावा इनकी बहुत सारी बुक्स हैं और इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला था। और जैसे हमने अभी इसमें नाम पढ़ा शशि देशपांडे, अनीता देसाई के बारे में तो आपने पढ़ा भी है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में इनका एक पूरा प्ले लगता है, क्राई द पीकॉक, है ना? तो इसके अलावा और भी ऐसे प्लेज़ हैं जो इन्होंने लिखे हैं। और शशि देशपांडे की हम बात कर रहे थे। इनकी भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, जैसे स्मॉल रेमेडीज़, द लॉन्ग साइलेंस, डार्क होल्ड्स नो टेरर, डार्क होल्ड्स नो टेरर। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे राइटर्स अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे रस्किन बॉन्ड है, इनका तो 10th में, शायद 10th में ही है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, चैप्टर भी लगता था। और इसके अलावा इनको जो जो रस्किन बॉन्ड है, इनको जॉन लेलेविन राइम्स प्राइज़ भी मिला था 1957 में। और इनकी जो बुक्स हैं वो मोस्टली किड्स के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, चिल्ड्रन के लिए हैं। जैसे द ब्लू अम्ब्रेला, चेरी ट्री, है ना?
दिल्ली इज़ नॉट फार, इस तरह की इनकी बुक्स हैं। और अरुंधति रॉय हैं, ये तो हमारे इंडिया का प्राइड है जी। इनको जैसे मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था, है ना, फिक्शन के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हम पढ़ते हैं इनके बारे में। इसी तरह से जयंत महापात्रा जी हैं, ये हमारे पद्मश्री मिला हुआ है इनको, और इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है हंगर के लिए। अ रेन ऑफ राइट्स, लाइफ साइंस एंड शेडो स्पेस, काफ़ी अच्छे अच्छे इनकी बुक्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जब हम एक डिटेल क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और तोरू दत्त बहुत ही इनोसेंट एक राइटर अगर मुझे पर्सनली लगती हैं तो ये है तोरू दत्त, जिनका बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ पीरियड रहा है इनका। इन्होंने एंशिएंट बैलेड्स लिखे हैं। और एक अच्छी पोएम इनकी ये भी है, आर कैजुरिना ट्री, जो एमए में लगती, ग्रेजुएशन में लगती है, सॉरी। और इसके अलावा जो भी हम देखने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल क्लासेस में। ये सारे कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, 20th सेंचुरी राइटर्स हैं। बहुत सारी इनकी वेरिएशंस हमें इनके नॉवेल्स में, इनकी बुक्स में, प्लेज में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरपीएससी ने जो पार्ट डिसाइड किया है वो है पार्ट 3, टीचिंग मेथड। ये सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहला दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फिर है डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। फिर उसके बाद है टीचिंग ऑफ प्रोज, पोएट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन। उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो ये जो पार्ट ऑफ है टीचिंग मेथड्स का, ये सेम ही रखा है आरपीएससी ने, इसमें कोई भी सर्टेन चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने ये क्लियर दे दिया है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे रूल्स दिए गए हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैरी करेगा मैक्सिमम 300 मार्क्स, यानी कि इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। और ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, एमसीक्यूज हैं ये। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्यूशन ऑफ आंसर्स। क्वेश्चन में, आंसर्स में नेगेटिव मार्किंग होगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड। हम अगर कोई भी एक गलत आंसर देते हैं तो हमारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो तो गलत होगा ही, उसके साथ साथ जो हमारे मार्क्स है टोटल में, उसमें भी हमें डिक्रीजमेंट मिल जाता है। तो इस चीज़ से बचना है। बहुत श्योर होने पर ही हमें अपने आंसर को कंफर्म करना चाहिए। और पहली चीज़, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा हम हमारे इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर है पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। क्या होगा, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। जो भी ग्रामर का मैटर है या जो लिटरेचर का मैटर है वो सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल का है। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। लिटरेचर का जो भी पार्ट है वो हम ग्रेजुएशन लेवल पे ही पढ़ते हैं, या पीजी जब हम करते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं। टीचिंग मैथड्स ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट। टीचिंग मैथड जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, उससे रिलेटेड जितने भी मैथड्स हैं, जितने भी अप्रोचेस हैं, उन सबको हमें पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जितना ज़्यादा हम रिलैक्स होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उतना ही हम अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल ईज़ी ईज़ी लाइफ़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि हमें पता लगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए और हम अपनी तरफ से एक अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेकर आ सकें। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद।